सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पीजीटी केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, आज हम लेक्चर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास में क्या था, हमने पूरा जो टॉपिक था, कॉन्सेप्ट वगैरह थे, वो सारे पढ़ लिए थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के। आज हम जो बात करेंगे, जो पीवाई क्यू की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो हमारे पास में, जितने भी एग्जाम हैं, जो भी मैंने आपको बताया था पीजीटी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम हो, पीजीटी क्या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, या फिर आपके क्या होते हैं जो स्टेट लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे केवीएस हो गया, यूपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एचपीएससी हो गया, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, ईएमआरएस, सभी के एस्पिरेंट जो हैं, जो भी पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम अपना जो पीवाईक्यू का लेक्चर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप ने इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो एक बार आप उनको चेक कर लीजिए, फिर आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। तो आज की सत्यनारायण की कथा शुरू करते हैं। तो हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो ले रखा है मैंने कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आयनिक करेक्टर में, जो हमने पढ़ाया था पहले लेक्चर में हुआ था, फर्स्ट लेक्चर में हुआ था हमारे पास में, उसमें मैंने ये पढ़ाया था आपको। तो पहला क्वेश्चन ही हमारे पास में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पेयर है। तो हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो फ्लोरीन में कितना होता है 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, यहाँ भी इसमें 10, ये 8 और 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया, पर हम आगे भी चेक कर लेते हैं। 9 और 1 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरा आपके पास में एफ नेगेटिव में हमारे पास में कितना है, इसका हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और इसमें 8 और 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो ये पॉसिबल नहीं है। फ्लोरीन नेगेटिव में 10 हो जाएगा O2। अब ये यहाँ नहीं होगा, O2 प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये आपको हिंट भी मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, जो क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पहले। द सेकंड क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फाजान्स रूल, कोवलेंट करेक्टर इज हाईएस्ट इन, जो कोवलेंट करेक्टर होता है वो हाईएस्ट होता है, किसमें होता है हाईएस्ट हमारे पास में। अब हम बात कर लेते हैं इनमें से जो हमारे पास एग्जांपल है उनमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो इसमें एक्चुअल में क्या है कि कोवलेंट करेक्टर हाईएस्ट होने का क्या मतलब है। तो हमने बताया था कोवलेंट करेक्टर में, मैंने आपको बताया कुछ रूल बताए थे, फाजान के कुछ रूल बताए थे। क्या बताए थे, फाजान के रूल बताए थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको फाजान के रूल पता है और आपने उनको ढंग से क्या कर रखा, लॉजिकली अप्लाई कर रखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या बताया था, हम कैटाइन की बात कर लेते हैं। तो कैटाइन की बात करें तो कैटाइन कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए साइज, स्मॉल साइज, और चार्ज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और एक और चीज बताई थी मैंने आप में इसमें, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ये कैटाइन के लिए था। और एनायन की बात कर लेते हैं हम लोग। एनायन कैसा होना चाहिए, लार्ज साइज का। एनायन का क्या होना, साइज लार्ज होना चाहिए। चार्ज एनायन पे भी क्या होना चाहिए हमारे पास, हाई होना चाहिए। भाई ये दो पॉइंट किसके थे, आपके एनायन के थे। अब इनमें से चेक कर लेते हैं। देखो इसमें Cl है एनायन, इसमें Cl है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें Cl है। तो एनायन तो सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब में क्या है हमारे पास सेम है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ सिल्वर है, यहाँ एल्यूमिनियम है, और यहाँ क्या है, कैल्शियम है। तो कैटायन हमारा अलग अलग है जनरली, बस इसको छोड़ के जो थर्ड वाला है उसमें फ्लोरीन है, बाकी सब में क्या है हमारे पास Cl है। अब क्या बोला गया था कि हमने बात करी थी कि इसमें सबसे ज्यादा जो बनेगा वो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा। तो ध्यान रखना, इसमें हमने बात करी थी, जो सिंपल सी बात हम बात करते हैं कि स्मॉल कैटायन होगा प्लस लार्ज एनायन। क्या, लार्ज एनायन, तो उसमें क्या होता है हमारे पास में, जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा होता है। स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन में क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर हमारा बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई होगी कि ये जो सिल्वर है, जो सिल्वर है ये स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाला होता है। क्या होता है, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाला। क्योंकि सिल्वर क्या होता है, Ag प्लस जो है, इसके पास में क्या है, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन पाई जाती है। तो इनके अंदर कोवलेंट करेक्टर मैक्सिमम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोवलेंट करेक्टर
मैक्सिमम पाया जाता है। तो बाकी के फैक्टर हम जो है हम ये लगा रहे थे, फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे मैंने आपको इसकी ट्रिक भी दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। पर मैं आपको सीधा बोलूंगा, अगर कोई पीएनजीसी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला मेटल आयन आपके पास आ जाता है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बाकी से हाई ही रहता है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने ले रखा है वो ले रखा है डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड पैरामीटर्स पे ले रखा है। तो जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में, विच मॉलिक्यूल हैज अ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है, यानी कि मतलब उसका डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट मैं आपको समझा चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ। पहला BF3 का मॉलिक्यूल, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। तो एक्चुअल में क्या करेगा, ये इधर की ओर करेगा, ये इधर की ओर करेगा, ये इधर की ओर करेगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, नेट क्या होता है इसका, म्यू इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें तो नहीं होगा। PCl3 की बात कर लेते हैं। चलो पहले PCl3 को छोड़ के CO2 की बात कर लेता हूँ। तो CO2 में क्या होता है आपका, CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो इतना ही ये इधर मूव करेगा, इतना ही, तो इसका भी म्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। BF2 भी कैसा होता है आपका, लीनियर शेप का होता है। कैसा होता है, लीनियर शेप का होता है। तो ये इधर की ओर करेगा डायपोल मोमेंट, ये इसका डायपोल मोमेंट के साइड इधर होगी, म्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं हम लोग PCl3 की। किसकी बात करते हैं, PCl3 की बात करते हैं। ठीक है, अब PCl3 का स्ट्रक्चर अगर आपको निकालना है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको क्या बोला था, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लो इसका। तो क्या निकाल लो आप इसका, जेड निकाल लो या एच निकाल लो। मैंने बताया था आपको, एच बोलो या जेड बोलो। तो कितना होगा आपका, फॉस्फोरस का कितना होता है हमारे पास, 5, कितना होगा 3, तो क्या हो जाएगा 8/2, कितना हो जाएगा आपका 4। 4 का मतलब कैसा हो जाएगा, sp3, कैसा होना चाहिए, sp3। क्लियर हो गई बात। क्योंकि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, और उसके साथ कितने जुड़े हैं, मोनोवेलेंट एटम 3। तो हमने निकाल दिया इसका sp3 का मतलब इसका कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। और ये क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी, क्या होगी, ज्योमेट्री। अब बना के देखते हैं PCl3 का। तो एक्चुअली PCl3 ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है आपका, लोन पेयर। तो ध्यान रखना PCl3 में क्या होगा, क्या, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कुछ ना कुछ इसका डायपोल मोमेंट होगा। हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि किसके पास में डायपोल मोमेंट होगा। यहाँ लिखा है ना, विच हैज अ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, तो वो कौन सा होगा आपका, PCl3 होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इफ H2O बॉन्ड एंगल इज 105 डिग्री, मतलब 104.5 डिग्री होता है, इन्होंने अप्रोक्सीमेट मान लिया 105 डिग्री, एंड बॉन्ड डिस्टेंस इज 0.94 एंगस्ट्रॉम, observed dipole is 1.85 डिवाई, व्हाट इज द चार्ज। अब आपसे चार्ज पूछ लिया गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अगर एडवांस तरीके से पूछेगा तो तभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है A और B। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, किसकी बात, H2O की क्या है, बॉन्ड एंगल A इतना दे रखा है आपको और बॉन्ड डिस्टेंस आपको दे रखी है। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी दे रखा है और बॉन्ड डिस्टेंस भी आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है कि इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, आपको Q और इंटू D। ठीक है, तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। म्यू इक्वल टू Q इंटू D। अब देखो, यहाँ पे तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इसकी, तो इसका फॉर्मूला म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। ठीक है, यूनिट हमने कन्वर्जन हमें करना है कि कितना होगा, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब चार्ज Q जो होता है हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास चार्ज होता है, डिस्टेंस हमें दे रखा है 0.994 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हो जाएगा आपका, म्यू बराबर, ठीक है, एंगल की तो बात नहीं करी, क्यू हम क्या कर लेना है कि डायपोल, अच्छा डायपोल आपको दे रखा है, चार्ज हमें पूछा गया है। तो म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है हमको वैल्यू, म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.85 दे रखी है। ठीक है, क्यू हमको पूछा गया है और जो डी है हमारे पास में वो हमको दे रखा है, जो डिस्टेंस हमारे पास में दे रखा है वो दे रखा है 0.94 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले पहले करेंगे ESU सेंटीमीटर में। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो ये 1.5 डी है आपका, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जो 1 डी होता है हमारे पास में, ये दे रखा है हमको 1 डी कितना, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो इसको कैसे कर लूंगा मैं, यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, 1.85, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कहीं पे लिख देता हूँ, एक सेकंड ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
इसका जो हो जाएगा, जो म्यू हो जाएगा इसका, यहीं पे लिख देता हूँ, मेरे पास वहां पे जगह नहीं है, तो 1.85 इंटू 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा इससे हो जाएगा। अब एंगस्ट्रम को भी अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो एंगस्ट्रम को भी हमें सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, एक एंगस्ट्रम में कितने सेंटीमीटर होता है हमारा, 10⁻−8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.94 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। दोनों में हमारे पास में क्या हो गया, सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया ये वाला। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूले में क्या रखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, म्यू अपॉन डी। तो म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, म्यू की वैल्यू मैंने निकाल दी यहाँ पे 1.85 इंटू 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर मैंने बता दिया। और जो हमारे पास में डी था, जो डिस्टेंस है हमारे पास 0.94 एंगस्ट्रम, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो वो यहीं पे लिख रहा हूँ मैं 0.94 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। अब देखो कि एक्चुअल में होगा क्या, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 10⁻−8 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 10�10 रह जाएगा, 10⁻10 रह जाएगा। और 0.94 का आप इसको क्या करोगे, बिल्कुल जस्ट आपको 9 दूना 18, 4 दूना, तो अप्रोक्सीमेटली क्या है, डबल है, तो ये आ जाएगा इसका डबल 2 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10⁻−18, और ये -8 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻−10 ESU। समझ में आ गई बात। और ये आपका ऑप्शन नंबर 0.94 0.94 का अगर हम देंगे तो 94, 9 दूना 18, और सॉरी 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 सॉरी, ये तो एक ही बार जाएगा। एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ, हमारे पास में कितना था, मेरे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, रुक जाओ एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक सेकंड ढंग से सॉल्व कर लेते हैं, तो वो तो सही है हमारे पास में, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखो हमारे पास में जो आ गया है, वहाँ ऊपर है 1.85 अपॉन 0.94 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारे 10⁻10। इतना क्या आएगा हमारा ESU, हमारा आंसर आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आप फोन वगैरह से यूज सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये 1 टाइम जाएगा, हम इसको मान सकते हैं 185 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 94। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये इसको 1 टाइम जाएगा, 94, 94, 9 दूना 18, हाँ तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास में यहाँ 0 आ जाएगा, तो 1.2 इंटू 10⁻10 ESU, इतना हमारा आंसर आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन ए ही सही है, ये आपको चेक कर लेना। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। इस टाइप से हमको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी होगी। और ध्यान रखना, कैलकुलेशन में क्या, आपके पास में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, कैलकुलेटर नॉट अलाउड, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए ध्यान रखना, आपको मैनुअली ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ऐसे छोटी मोटी गलतियां मत कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। जो हमारी यूनिट है उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखें कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट पे, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो सीधा सीधा पूछ लेगा किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है या किसका नॉन जीरो है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बहुत टिपिकल तरीके से पूछता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए। सिर्फ एक ही फॉर्मुला होता है, म्यू इक्वल टू क्यू टू डी। दूसरा टॉपिक है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे और एक PCL 5 पे स्ट्रक्चर बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे, तो मैंने इसको इसमें कंसिडर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन सॉलिड स्टेट PCL 5 एग्जिस्ट है। तो PCL 5 सॉलिड स्टेट में कैसा एग्जिस्ट करता है, PCL4 प्लस और PCL6 माइनस। ध्यान रखना, हिंट मैं आपको देता हूँ, सॉलिड स्टेट में आयनिक होता है। कैसा होता है, PCL 5 आयनिक होता है। कैटायन इज टेट्राहेड्रल एंड एनायन इज ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखना, ये जो होता है PCL4 प्लस, जो PCL4 प्लस होता है, यहाँ ध्यान मैं बता देता हूँ आपको, PCL4 प्लस ये होता है हमारे पास में टेट्राहेड्रल, और PCL6 जो माइनस होता है वो होता है हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा होगा हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, ये भी कभी बार पूछ लेता है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, और जियोमेट्री क्या है वो भी पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाई आर एक्सियल बॉन्ड्स इन PCL 5 लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्या होता है,
मोर रिपल्सन फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होता है किनमें, एक्सियल बॉन्ड में। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखी है और मैंने स्ट्रक्चर में मैं आपको ये समझाया। एक्सियल बॉन्ड सफर रिपल्सन फ्रॉम 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री। जो एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है, वो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। क्या, क्योंकि जो इक्वेटोरियल है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है इनके बीच में कितने का एंगल होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड है ऊपर, इसका जो इनके साथ में, इक्वेटोरियल के साथ में लगता है, वो 90 डिग्री का लगता है। इसमें कितने लग रहे हैं आपके पास में, तीन 90 डिग्री के एंगल लग रहे हैं। ठीक है, तो तीन जगह से यहाँ से रिपल्सन इसको हो रहा है, तीन जगह नीचे में रिपल्सन हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, उनकी जो लेंथ होती है वो थोड़ा बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, टीबीपी, और शेप भी क्या होता है आपका, टीबीपी। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर रखा है। आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से क्वेश्चन, शेप वर्सेस ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में आ रखा है, उसी क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, द शेप ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल इज, XeF4 मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कैसी होगी हमारे पास में। तो मैं बता दूं आपको, जो उसकी शेप होगी XeF4 मॉलिक्यूल की, तो पहले आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड नंबर हम निकाल रहे हैं 1/2। जीनोम का कितना होता है भाई हमारे पास में, 8 होता है, प्लस कितने मोनोवेलेंट एटम जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 12/2, कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। ठीक है, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इसका मतलब कैसा है ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। कैसा हो गया हमारे पास में, ऑक्टाहेड्रल हो गया। sp3d2 कैसा हो गया आपका, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब आप बोलोगे सर कि ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कितना है इसका, 6 है, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर। अब देखो कितने हैं, XeF4, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसका पास, बॉन्ड पेयर है इसके पास 4, और लोन पेयर कितने होंगे इसके पास, 2, तभी तो 6 होगा। तो बना लेते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो कैसे बनेगा, इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, यहाँ पे ज्योमेट्री बना भी रखी, फिर भी मैं बता देता हूँ। XeF, F, 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 और ये लोन पेयर है। ठीक है, तो मैं आपको बता रखा हूँ कि अगर ज्योमेट्री की बात करता तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, शेप पूछा है, तो शेप कैसा हो जाएगा आपका, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर इसका शेप हो जाएगा। मैंने यहाँ पे हिंट पे दे रखा है, फिर से अलर्ट बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंटेड होते हैं। शेप में सिर्फ क्या, शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर शेप में क्या होता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंटेड होते हैं, लोन पेयर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, लोन पेयर की बात नहीं करी जाती। ठीक है, नेक्स्ट अब आना क्वेश्चन नंबर 8, विच स्पीसीज हैज टी शेप ज्योमेट्री। कौन सी स्पीसीज के पास टी शेप की ज्योमेट्री होती है, कौन सी स्पीसीज है जिसके पास में क्या होती है, टी शेप की ज्योमेट्री होती है। अब बात करते हैं कौन सी स्पीसीज होगी। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अब आपको देखो इतना पता होना चाहिए कि अब जब आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना, आपको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको सबकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालनी पड़ेगी। आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी की ज्योमेट्री क्या होती है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज में, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। क्या निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, 1/2, इसका कितना हो जाएगा, 7, सॉरी 5 + 3, कितना हो जाएगा, 8/2, इसका आ जाएगा 4, 4 का मतलब sp3, कितना हो जाएगा, sp3। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी हमारी, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है हमारे पास में, पिरामिडल शेप होता है। कैसा शेप होता है हमारे पास में, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार आप इसे कैलकुलेट नहीं करोगे। कैसा शेप होता है, पिरामिडल। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। टी शेप की बात करते हैं, ClF3 की बात करते हैं। तो Cl में क्या हो जाएगा, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल देंगे, 1/2, 7 + 3, तो क्या हो जाएगा, 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। ठीक है, इसका मतलब कैसे हो जाएगा, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये क्या हो जाएगी आपकी ज्योमेट्री, ये क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री। लेकिन क्या है इसके पास में, 5 के 5 क्या बॉन्ड पेयर तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ClF3 का जो ज्योमेट्री होती है वो ऐसी दिखती है आपको। सॉरी, शेप की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, तो इसी के पास में क्या है, ये टी शेप की ज्योमेट्री किसकी है, ClF3 की है। नेक्स्ट हमारे पास BF3, BF3 में भी आप कैलकुलेट करोगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड नंबर हम निकालेंगे 1/2। बोरोन के पास कितना होता है हमारे पास में, अरे बताइए, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6/2, तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, sp2। sp2 का मतलब इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 9 सीधा सॉल्व करके बताता हूँ। शेप ऑफ SF4 इज, अगर आपने
पहला लेक्चर देख रहा है, इससे जो पहला जो लास्ट लेक्चर हुआ था अगर आपने देखा होगा तो मैंने सीधा बताया था SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीसॉ होता है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ जानी चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज आप लोग जो मैंने ऊपर मेथड बताया पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। फिर क्या निकालिए आप, पहले हाइब्रिड नंबर निकलेगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या निकलेगी, ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के बाद क्या निकलेगा आपका, शेप निकलेगा। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा क्या बता दोगे, जो भी आपकी, क्योंकि क्या ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन से हम उसकी पूरी क्या जन्म कुंडली निकाल सकते हैं VSEPR लगा के। क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास में नेक्स्ट है टॉपिक है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, बॉन्ड एंगल्स एंड ड्रैगो रूल। अगर आप डायरेक्टली ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको चेक कर लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, 1 2 3 4 जो मैंने इसी में करवाए हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन सॉल्व करने पे आओगे और कॉन्सेप्ट आपका नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद में क्या क्वेश्चन आपसे इजिली एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, तो बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर है हमारे पास में वो कौन सा होगा। अब मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो NO2, अब इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालनी पड़ेगी। क्या करना है हमको, सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि सबसे बड़ा क्या होता है बॉन्ड एंगल, NO2 प्लस के पास होता है, फिर NO2 और NO2 माइनस के पास में सबसे कम होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको हिंट भी दे रखी है, और ये जो मैंने सॉल्व भी करवा रखा है आपने लेक्चर में, मैंने इसको सॉल्व करा रखा है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और एग्जाम में एज इट इज ये पूछा जाता है, इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, करेक्ट बॉन्ड एंगल ऑर्डर, बहुत सारे PGT एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्लियर हो गई बात, अरे क्लियर हुई बात। ठीक है, इसमें एंगल पूछा जाता है तो आपको ये चेक कर लेना है। ठीक है, और अगर नहीं आपको पता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जैसे NO2 प्लस में होता है तो SP होती है। ठीक है, तो सीधा क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इससे ज्यादा तो NO2 में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इसमें क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें हो गया 5 और 1 6, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp2। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो एंगल होगा वो कितने के करीब होगा, मान के अगर हम चलेंगे, और sp2 होने के बाद में इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर भी हो जाता है। चलो इसको मैं सॉल्व करवा ही देता हूँ, पहले NO2 प्लस की हम बात कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ। चलो मैं इसको पूरा सॉल्व करवा देता हूँ, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ आपको पूरा यहीं पे। ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, NO2 प्लस की। किसकी बात कर लेते हैं, NO2 प्लस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो NO2 प्लस में हाइब्रिड नंबर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नाइट्रोजन पे कितना है हमारे पास, कितना हो गया 5, और प्लस का मतलब है तो 5+1, यहाँ 1/2 तो रहेगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6/, सॉरी सॉरी, प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 - 1, एक सेकेंड, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर जाएगा 5 - 1 तो क्या हो गया 4/2, तो इसका आ जाएगा 2 का मतलब SP आ जाएगा, तो SP का मतलब इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं NO2 माइनस की। NO2 माइनस में हाइब्रिड नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 5+1 क्योंकि माइनस है तो जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6/2, क्या हो जाएगा 3। 3 का मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका SP2। तो SP2 में अगर आप नॉर्मली एंगल निकालेंगे तो कितना होता है हमारे पास में, 120 डिग्री होता है। कितना होता है हमारे पास, 120 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, SP होता है लीनियर, तो 180 डिग्री एंगल होता है। तो इन दोनों में तो कोई लेना देना ही नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं NO2 में क्या होगा। NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसका आप लोग चेक कर लेना, इसका जो एंगल होता है 134 डिग्री होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसका एंगल कितना होता है, 134 होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो A होगा। क्लियर हो गई बात, मैंने आपको एक एक्सप्लेन भी करवा दिया। अरे हम बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर। आइसोस्ट्रक्चरल पेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, आइसोस्ट्रक्चरल पेयर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी पूरी हिंट भी दे रखी है। ठीक है, ये पूरा हिंट दे रखा है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई आइसोस्ट्रक्चर जिनमें क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर जिनका होता है, तो आपको मैंने बता रखा है XeF2 को भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है, और I3 नेगेटिव को स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, लीनियर होता है। ठीक है,
NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास में, आइसो स्ट्रक्चरल पूछ रखा है, ठीक है। और इसका कैसा होता है आपका, पिरामिडल होता है। और BF3 का कैसा होता है हमारे पास में, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। CO2 का कैसा होता है आपका, लीनियर होता है। SiO2 का होता है बेंड शेप या वी शेप का। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पहला ही इसका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसमें ड्रैगो रूल का कॉन्सेप्ट था, एक जो मैंने बताया पहले लेक्चर में भी बता रखा है। PH3 और H2S में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, प्योर पी ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये मैंने बता चुका हूँ पहले ही कि जो PH3 हो गया, यानी कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ। इनमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। इनमें कोई क्या, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती 90 डिग्री। इसमें देखो एक बार बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली ये 5-6 जो मॉलिक्यूल है आपको याद होने चाहिए। इनमें अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल होता है, और क्या, नो हाइब्रिडाइजेशन। ये ड्रैगो मॉलिक्यूल्स हैं, नो हाइब्रिडाइजेशन। ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है। ये क्या है हमारे पास में, ड्रैगो मॉलिक्यूल या ड्रैगो कंपाउंड, जो भी आप बोलना चाहो, ड्रैगो मॉलिक्यूल या ड्रैगो कंपाउंड बोलते हैं इनको, जो भी आप बोलना चाहो, ड्रैगो कंपाउंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूल बोल दो, ठीक है। इनमें ड्रैगो रूल फॉलो होता है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। इनमें क्या होता है, एंगल 90 डिग्री के करीब होता है, क्योंकि क्या, जो ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है, प्योर पी का ही ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। नेक्स्ट हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने बात करी थी He2 नहीं एग्जिस्ट करती, सही है। Be2 एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, तो ये दोनों ही एग्जिस्ट। लिथियम 2 एग्जिस्ट करता है, ये तो सही है, ठीक है। तो कौन नहीं करता, बोथ ए एंड बी। हम ये सॉल्व कर चुके हैं। इनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है हमारे पास में, बॉन्ड ऑर्डर आता है 0। इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका क्या, 0। ये पता होना चाहिए आपको। अगर आपने लेक्चर देख रखा है तो ठीक है, नहीं देख रखा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, क्योंकि मैंने आपको बताया He2 में क्या होता है हमारे पास में, यहाँ 1s2, यहाँ भी 1s2, दो और दो क्या हो जाएगा आपके, जब हम ऐसे बनाते थे, जैसे हमने बनाया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर, क्या हो जाएगा, 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 - 2, तो क्या हो जाएगा 0। 0 का मतलब कोई बॉन्ड नहीं होना। Be2 में भी सेम आया था। Li2 में कितना आया था, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था। यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंट में आपको दे भी रखा है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से आपका सॉल्व होता है, ठीक है। तो एमओटी में मैंने आपको 1 to 10 सारे जितने भी हैं हमारे पास, हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक, हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक, नियोन तक, मैंने आपको क्या करवाए थे, सॉल्व करवाए थे कि कैसे आपको निकालना है। बहुत इजी से तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात, इतना लंबे मेथड से आपको जाने की जरूरत नहीं है। सीधा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फिर आप वहां ऐसे डब्बा बनाते हुए चलोगे, ऐसे डब्बे बनाते हुए नहीं जाना है। मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो आपको उस ट्रिक से चलना है। क्लियर हो गई बात, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे तो आप सीधा सीधा बता सकते हो, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, 4 एक बेरिलियम पे और 4 दूसरे बेरिलियम पे, उनको आप भरोगे 1s2 2s2 में, तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर O2, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। मैंने आपको सीधा बताया था कि आपको मैंने ट्रिक बताई थी, कहाँ से, 10 इलेक्ट्रॉन से लेके आपको चलना है कहाँ तक, 14 तक, और 14 से फिर आपको कहाँ चलना है, 18 तक। तो यहाँ से क्या चलना है, 10 पे क्या होता है, बॉन्ड 1 होता है, ठीक है। 10 के बाद क्या आया था, 11 12 13 14, फिर 15 16 17 और 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5, 2, 2.5, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे फिर घटना शुरू हो जाएगा, 2.5, यहाँ पे 2, 1.5, और यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी, यही आपको सॉल्व करनी, यही ट्रिक आपको रखनी है। तो O2 प्लस में 8 दूना 16, 16 पे कितने हो जाएंगे हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। आप पूरी प्रिडिक्ट टेबल बनाओगे तो आपको फिर क्या, फिर आपको पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इतना टाइम आपके पास में रहेगा नहीं। फिर आपको ऐसे सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। O2 प्लस में कितने हैं, तो 8 दूना 16 में से एक गया, 15, 15 में क्या हो जाएगा आपका 2.5। O2 माइनस में क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और एक 17, 17 में क्या हो जाएगा आपका 1.5।
O2 2 माइनस, तो 8 दूना 16 और 2 18 में क्या हो जाएगा आपका 1। क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? O2 प्लस की, फिर किसकी होगी आपकी O2 की, फिर किसकी होगी O2 माइनस की, फिर किसकी होगी O2 2 माइनस। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ट्रिक मैंने आपको बता दी, ये ट्रिक है हमारे पास में। और स्टेबिलिटी क्या होती है? बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर आपसे पूछा जाता बॉन्ड लेंथ, तो ऑर्डर क्या हो जाता? उल्टा हो जाता। ठीक है, ट्रिक बता दी। 14 इलेक्ट्रॉन रूल है। 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर 33 होता है, और उसके बाद आप ऊपर बढ़ोगे तो क्या होगा? 0.5 घटाओगे, नीचे आओगे तो जोड़ोगे। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन पे। ट्रिक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? कौन सा पैरामैग्नेटिक था? तो हमने बताया था N2F2C2। ये सब के सब कैसे हमारे पास में, इनमें कैसा था हमारे पास में, ये सब के सब पेयर्ड थे। O2 ही एक ऐसा था जिसमें क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। और ये O2 का मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है? एनर्जी लेवल डायग्राम भी दे रखा। कौन सा? इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनकी वजह से ही कैसा होता है? ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, जो लास्ट क्लास हुई थी। पैरामैग्नेटिक होता है, इंपॉर्टेंट है ये। हिंट भी दे रखी है आपको। O2 has two unpaired electrons in pi star antibonding orbital। N2 जो 14 इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। N2 तो क्या होता है आपका? डायमैग्नेटिक होता है। फ्लोरीन भी आपका क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। C2 भी आपका क्या होता है? डायमैग्नेटिक ही होता है। एक सेकंड, C2 वाला चेक कर लेते हैं भाई। 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या हो जाएगा? इस C2 में C क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, 6 होते हैं। 2 और 2 4, 2। एक्चुअल में क्या होगा आपका? जो ये हमारे पास में C2 वाला होगा, C2 वाले में हमारे पास में क्या होगा? डायग्राम में P वाला बना रहा हूँ आपके, तो P वाले में क्या होगा हमारे पास में? यहाँ ऐसे रहता है, और ऊपर क्या रहे? इस टाइप से रहेगा। एक सेकंड, ये ढंग से बना नहीं, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पे जरा मैं ढंग से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देख लीजिए C2 का डायग्राम कैसा होगा। 1s2 2s2 नहीं बना रहा हूँ, सीधा कौन सा बना रहा हूँ? 2p वाला बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि आपको पता है इसमें 2pz क्या होगा? ऊपर होगा। ठीक है, जिसने कल की क्लास नहीं देखी हो, क्लास एक बार देख लेना। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे इस टाइप से, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे। मैं सीधा सीधा बना रहा हूँ, ज्यादा वो नहीं कर रहा। 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 हो जाएंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे। तो ये भी कैसा होगा आपका? कंप्लीटली क्या है? सबके सब पेयर्ड हैं, कोई अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ये भी कैसा होगा आपका? डायमैग्नेटिक ही होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो पैरामैग्नेटिक इनमें सब में से सिर्फ कौन सा होगा आपका? O2 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। मैंने आपको कल बोला था कि CO को आपने बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल, तो CO मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3.0। क्योंकि क्या CO मॉलिक्यूल में कितना होता है हमारे पास में? देखो, आपको MSc लेवल तक का नहीं जाना है, आपको 12th के लेवल का, क्योंकि PGT में क्या होता है यही माना जाता है। तो CO में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं? ठीक है, 6 इसमें, तो कितना हो गया हमारे पास में? अरे बताओ, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 14 इलेक्ट्रॉन में हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होता है? नाइट्रोजन के साथ में होता है। क्लियर हो गई बात? अब हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा टॉपिक था हमारे पास में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल बिकॉज। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या है? मोर वोलेटाइल होता है देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है भाई? हमारे पास में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है हमारे पास में? इसमें होती है इंटरमोलिकुलर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्योंकि इंट्रा वाले में क्या हो जाता है? विद इन मॉलिक्यूल। और इसमें क्या होता है? चिलेशन हो जाती है किसमें? हमारे पास में जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, इसलिए इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इंटर में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इससे एसोसिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है? हाई होता है। पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है किससे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। क्लियर हो गई बात? इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार, कई बार प्रीवियस ईयर PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17।
विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि सोचने की जरूरत ही नहीं, कल मैंने एक ग्राफ भी बनवाया था। तो कौन सा है, H2O। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 बनाता है एक H2O मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर क्रिएट्स नेटवर्क स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक और है हमारे पास में, अगर सपोज करो कि कुछ ऐसा लेवल का बना दे कि मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन बनाए, तो उसमें क्या बन सकता है, तो उसमें हमारे पास में बन सकता है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कैसे होगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए आपको, हर एक स्टेटमेंट को चेक करना होता है। तो पहला ऑप्शन कब दोगे, बोथ ट्रू, और रीजन एक्सप्लेन करेगा असर्शन को। बी वाला क्या होगा, बोथ ट्रू बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन ए। सी क्या हो गया, ए ट्रू आर फॉल्स, और डी क्या हो गया, बोथ फॉल्स। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको उसमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास में, असर्शन क्या दे रखा, इन PCl5 ऑल PCl बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो हमारे पास में बात सही है भाई, सब एक्सेल और इक्विटोरियल में अलग अलग होते हैं। इक्विटोरियल बॉन्ड अलग होते हैं और एक्सेल बॉन्ड क्या होते हैं, अलग होते हैं। इक्विटोरियल छोटे होते हैं और एक्सेल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। रीजन की देख लेते हैं क्या बोल रहा है, एक्सियल बॉन्ड सफर मोर रिपल्सन देन इक्विटोरियल बॉन्ड, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेनेशन को, असर्शन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। एक्सेल में क्या हो गया, 90 डिग्री रिपल्सन। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया आपको। एक्सेल बॉन्ड क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं और वीकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन में क्या पूछता है, H2O इज लिक्विड बट H2S इज अ गैस, बिल्कुल बात सही है, ये बात सही है। रीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन इज स्मॉलर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ठीक है, बात तो सही है कि ऑप्शन क्या होता है, स्मॉलर होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन किससे, सल्फर से। ठीक है, अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इससे क्या बन जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या नहीं मतलब, बोथ ट्रू, रीजन एक्सप्लेन क्या कर रहा है, ए असर्शन को कर रहा है। क्लियर हो गई बात इसमें। ठीक है, हिंट आपको दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कभी कभार क्या हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि वो ये चेक करना चाह रहा है कि मतलब आप क्या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने जो थे हमारे पास में, उसमें से जो रिवीजन सीट में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम के लिए जो ट्रिक्स है, VSEPR शेप में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी, ये जो है XeF2I3 नेगेटिव क्या है, वो लीनियर शेप क्या है, SF4 कैसा होता है, सीसॉ शेप का होता है, ClF3 कैसा होता है, टी शेप का होता है, XeF4 कैसा होता है, स्क्वायर प्लेन होता है। ये आपके बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में स्टेबिलिटी मैंने आपको ये वाला बताया था, ये इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसे, O2 प्लस, फिर O2 माइनस, फिर O2 2 माइनस। ठीक है, ये भी मैंने ट्रिक बताया था कैसे। डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया था कि NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो NH3 से ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि NH3 में क्या होता है, हमारे पास में एडिशन होता है, और NF3 में क्या होता है, क्या होता है, घट जाता है। देखो NH3 में क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट यहाँ से सबका क्या हो रहा है, वेक्टर एडिशन हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो ये क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहे। ठीक है, ये अपनी ओर खींच रहे। ठीक है, और यहाँ ये क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर की ओर खींच रहा है। तो कुछ ऊपर की ओर है, कुछ क्या है, नीचे की ओर है। ओवरऑल इसका क्या होता है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है इसमें नेट उसका वेक्टर का। क्लियर हो गई बात, ये भी मैंने आपको बताया था। ये जो पूरा लेक्चर सीरीज चल रही है आपकी, प्योरली बेस्ड है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, मैंने इसमें वही टॉपिक उठाए हैं जो पीजीटी केमिस्ट्री में आपके पास बार बार इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, प्लस वही पीवाईक्यू मैं उठा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम है। सारा सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस सीरीज को ढंग से देखिए, नोट्स बनाइए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए, तभी आपको क्या होगा, फाइनल लिस्ट में नाम आने के चांसेस आपके मैक्सिमम होंगे। ठीक है, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ सकता है, NH3 PS3 ASH3, क्योंकि किससे, ड्राइवर रूल का इन्फ्लुएंस था। NH3 में क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इनमें तो मैंने आपको बताया था कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसमें कितना होता है आपका, 107 डिग्री के करीब होता है। सॉलिबिलिटी का पूछा जा सकता है, तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl और AgF किसके अकॉर्डिंग, फाजान रूल के अकॉर्डिंग।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सिल्वर फ्लोराइड में ज्यादा होगी। क्यों? अरे बताओ क्यों? क्योंकि ये कैसा होगा, ये तो सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा। बाकी अरे ये तो सिल्वर तो सब में सेम है ना, लेकिन क्या हो गया, एनायन का साइज सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा, ये मोर कोवलेंट। और ये क्या होगा, लेस कोवलेंट होगा। लेस कोवलेंट होने का मतलब ये कैसा होगा, आपका मोर आयनिक होगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी सिल्वर फ्लोराइड की। फाजान रूल्स है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तीसरा है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट वाला टॉपिक मैंने आपको किसमें बताया था, ये फॉर्मूला मैंने म्यू इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको ये बताया था। चौथा पॉइंट, आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, जैसे XeF2 और I3 नेगेटिव, प्रीवियस ईयर पीजीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पांचवा जो फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम ऑक्सीजन इन ओजोन। तो इसका कितना आता था, मैंने आपको बताया था इसका कितना आता था, हमारे पास वन आता था। कितना आता था, वन आता था। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको इसमें बताया है। और ओजोन ही देखना आप लोग, क्यों ओजोन से ही पूछा जाता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा एनसीईआरटी है हमारे पास में, उसमें भी ओजोन में ही जब फॉर्मल चार्ज की बात करता है तो किसमें बात करता है, ओजोन की ही बात करता है। उसमें ओजोन का ही स्ट्रक्चर बना रखा है। क्लियर हो गई बात? तो ये अपकमिंग एग्जाम में इनके आने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, ये आंसर की है। ये तो हम मैं आपको तो साथ पहले ही डिस्कस मैंने कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपके पास में, ठीक है, ये हमने पूरा जो चैप्टर था उसको सॉल्व, जितने भी क्वेश्चन है मैंने सॉल्व कर लिए, 19-20 क्वेश्चन इसमें थे। ठीक है, अब ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या गलतियां होती है। तो इनकरेक्ट, नॉट, इस टाइप के वर्ड पे आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्ड को क्वेश्चन में क्या रखना है, हमेशा सर्किल करें। मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग नॉट मिस करने से ही होती है। ध्यान रखना, एग्जाम में ये गलती मैक्सिमम बच्चों से होती है, क्योंकि वो कभी कभार नोट नहीं देखते, कभी कभार इनकरेक्ट नहीं देखते, वो करेक्ट वाले पे टिक करके आ जाते हैं। तो इसलिए आपको इनको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इन पे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी, 3 टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। पहला टॉपिक जो था हमारा वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड टॉपिक था पीरियोडिक टेबल। तीसरा टॉपिक था हमारे पास में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हमारे पास में तीनों, इन तीनों का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको क्या करवा दिया है, जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे भी सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, इनकी प्लेलिस्ट आपको मार्कंडे एकेडमी नाम से चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको देखिए, नोट्स बनाइए, बिना नोट्स बनाए कुछ होगा नहीं, नोट्स बनाइए और PYQ सॉल्व करिए और फाइनल लिस्ट में अपना नाम लेके आइए। ठीक है, इसी के साथ आज की सत्यनारायण की कथा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो भी PGT केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी मतलब साइट सेंटर का दे रहे हैं, चाहे स्टेट का दे रहे हैं। थैंक यू।